नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज डिजिटल की दुनिया में हमारी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं देता, और ये खतरा है साइबर क्राइम का। बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल के डेटा तक, सोशल मीडिया से लेकर सरकारी सिस्टम तक, सब पर है इन हैकर्स की नजर। ऐसे में आज की तारीख में हमें जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो ना सिर्फ इन खतरों को समझे, बल्कि इन खतरों से हम कैसे बच सकते हैं इस बारे में हमें सिखाए भी। और ऐसी ही एक शख्सियत इस समय हमारे साथ मौजूद है, भारत की जानी मानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दिव्या तंवर। दिव्या तंवर, जिन्होंने अब तक हजारों की संख्या में लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने में हेल्प की है। साइबर फ्रॉड के खिलाफ लगातार वो जागरूकता अभियान भी चला रही है। आइए आज करेंगे उन्हीं से बात और जानने की कोशिश भी करेंगे कि साइबर क्राइम किस हद तक बढ़ता जा रहा है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अगर बच नहीं पाए तो हमें कहां मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना होगा। ऐसे बहुत सारे सवालों के आज उनसे जवाब जानेंगे। सबसे पहले चलिए करते हैं शुरुआत। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिव्या जी, सवालों के सिलसिले की शुरुआत इसी सवाल के साथ। आज की तारीख में भारत में साइबर का खतरा किस हद तक बढ़ चुका है? सोशल मीडिया से शुरुआत करें तो सोशल मीडिया की वजह से साइबर क्राइम में क्या एनहेंसमेंट हुई है, बढ़ावा मिला है? मैम, जैसे हम लोग अगर एनसीआरबी की डेटा देखें तो निरंतर इसके अंदर बढ़ाव होता जा रहा है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई के ना, जैसे होता है ना कि कोरोना के टाइम में हमने मोबाइल उनके हाथ में दे दिया, बट प्रॉब्लम ये हुई हमने ओरिएंटेशन नहीं दी। और इस टाइम पे अगर हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, जैसे मेरे माँ बाप, जो मैं छोटी भी थी तो उन्होंने कहा था कि टीवी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देखना, पर आज तो हमने मोबाइल दे दिया बच्चों के हाथ में, और उसमें तमाम तरह की एडवर्टाइजमेंट आती हैं, तमाम तरह के इस तरीके की फ़ोटो, इस तरीके की मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को उस उम्र में नहीं देखनी चाहिए, और वो देख रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उस डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं, उस मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पे असर पड़ रहा है। जो हम नॉर्मली देखते आ रहे हैं कि साइबर क्राइम की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आ रही है कि किस तरीके से बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इससे बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए, आपने बात की टीवी देखने की, तो टीवी में तो चीज़ें फिल्टर आउट होकर आती थी। क्या दिखाना है, किस टाइम पर दिखाना है, बड़ों के हिसाब से कंटेंट है कि बच्चों के हिसाब से कंटेंट है, सब कुछ पहले ही फिल्टर आउट कर दिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का, जैसे मैंने बात की, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, हम यूट्यूब की बात कर लें, हालांकि वहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल होता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो फिर करें तो क्या करें? बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, सबको पता है, लेकिन मजबूरी होती है, कई बार देना पड़ जाता है। तो बच्चों को बचाए कैसे? देखिए, मैं ना एक इसी प्लेटफॉर्म पे ना एक सरकार से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आपने मोबाइल बच्चों के हाथ में दे दिया, इस तरह की एप्लीकेशन डेवलप कराएं जो सिर्फ बच्चों के लिए ही हो। इस तरह के मोबाइल जो हम उसमें 3-4 एप्लीकेशन डालें कि बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ और ना देखें। यूट्यूब पे तमाम तरह के ऐसे कंटेंट हैं जो बच्चों के नाम पे कुछ बहुत ही बेकार दिखाया जा रहा है, और इस तरीके की चीज़ें हैं जो वो डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऐड बीच में आ जाती है। ऐड आने के बाद बच्चा कहीं ना कहीं से चला जाता है, और ये प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे टीनेजर है, मेरा बच्चा भी टीनेजर है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उसको पता नहीं होनी चाहिए इस एज में, क्योंकि लगता है कि पेरेंट्स अब कहीं ना एक मूक तरह से ना देखने लगे हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे सीख जाएंगे। पर बच्चे जब सीखते हैं ना इंटरनेट से, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सीखते हैं, और एक टाइम के बाद उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कंज्यूम तो कर लिया वो डेटा, उनको पता नहीं है इसमें फ़िल्टर क्या है, ब्रैकेट क्या है। तो मेरा हमेशा ये आग्रह होता है कि गवर्नमेंट से भी है, या स्कूल से भी है, पेरेंट्स से भी है, कि बच्चों के साथ ना एक फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है हमें, कि ये कंटेंट ना देखें और ये वाला कंटेंट के देखें। और अगर रील्स देख रहे हैं बच्चे तो 1 घंटे से ज़्यादा उनको फ़ोन ना दें। अगर वो देख रहे हैं काम के लिए, होमवर्क के लिए, तो होमवर्क ही करें, वो कुछ और ना देखें। तो इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों पे ध्यान रखना। वो भी रील्स देखने में कहते हैं ना व्यस्त हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उनकी हिस्ट्री ज़रूर चेक करिए, क्योंकि आपको पता चलेगा, पता नहीं बच्चा क्या क्या देख रहा है और क्या क्या समझ रहा है।
क्योंकि उसको समझाना एक टाइम के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई बच्चों की। बच्चे ना समझ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता क्या कंटेंट देखना है क्या नहीं देखना है, लेकिन बड़ों का क्या करें? आज की डेट में तो बड़े भी एडिक्ट हो चुके हैं। आज की डेट में बड़े भी बड़ी संख्या में साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। उन्हें कैसे बचाए? और जो साइबर अपराधी होते हैं वो आम लोगों को कैसे टारगेट करते हैं? देखो, वनरेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आप कभी भी कुछ से कहते हैं ना कि कोई भी स्टेटस लगाते हैं तो सोच समझ के लगाइए कि आप किस तरीके का स्टेटस लगा रहे हैं, किस तरह की रील्स देख रहे हैं, किस तरीके का ना अपना इमोशंस। कभी भी सोशल मीडिया पे अपना इमोशंस मत परोसिए। मत लिखिए कि आज मैं इतना सैड हूँ, आज मेरा ये था, आज मैं हैप्पी हूँ, आज ये कुछ भी इमोशन दिखाने की चीज़ सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि एक बार उसके अंदर चीज़ें आ गई ना तो वो डिलीट नहीं होती। इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बड़ों के लिए भी है कि कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। आप डिस्काउंट कूपन पे मत जाइए। और कुछ तरीके होते हैं ना 5% 4% ऑफ। अगर कोई भी चीज़ फ्री मिल रही है दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सअप फ्री है तो व्हाट्सअप आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। किस टाइम पे क्या उठते हो आप, किस टाइम पे अपना कहते हैं ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जो फॉरवर्ड करते हो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप ना कहीं स्लीपर सेल बनते जा रहे हो। जो कुछ नेगेटिव हम इन्वायरमेंट में देना चाह रहे हैं या सोसाइटी में फैलाना चाह रहे हैं वो आप कहते हैं ना फॉरवर्ड की दुनिया में आप कहते हैं ना कि घर के अंदर भी एक ग्रुप बन जाता है, सोसाइटी का एक ग्रुप होता है, तो उसमें उस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जो मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी फॉरवर्ड करते हुए या कुछ भी कंज्यूम करते हुए एक बार ज़रूर सोचिए। क्लिक करना बहुत आसान है, पर क्लिक से पहले मुझे लगता है कि 1 सेकंड आपको ज़रूर लगाना चाहिए कि आप क्या भेज रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी साइबर चूक क्या हो जाती है हम लोगों से, जिस वजह से हम फंस जाते हैं? अगर देखो, साइबर चूक सबसे पहले तो ये होती है कि हम ना पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। और पासवर्ड हम सोचते हैं कि मल्टीपल पासवर्ड कैसे याद करें, तो हम इजी पासवर्ड लगता है कि मेरा नाम हो गया, मेरे बच्चे का नाम हो गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेरे हस्बैंड का नाम हो गया या डॉग का नाम हो गया, या किस तरीके की। और ये जो भी लोग आपके साथ फ्रॉड करने वाले हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। 3-4 चीज़ों में पता चल जाता है कि इसका पासवर्ड क्या होगा। पर मुझे लगता है कि एक कॉपी रख लो, मल्टीपल पासवर्ड यूज़ करो। और मल्टीपल पासवर्ड के अंदर अगर आप भूल जाते हो, मैं भी भूल जाती हूँ, तो उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि हर एक महीने बाद पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करिए, क्योंकि वो आपकी पूंजी है। क्योंकि आपका बैंक अकाउंट, आपका फ़ोन नंबर, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ पासवर्ड है। और 2 वे ऑथेंटिकेशन हमेशा रखिए कि अगर आप भूल गए हैं, आपका फ़ोन चोरी हो गया है या आपका कोई भी डेटा चोरी हो गया है, तो आप रखिए कि एक ऑथेंटिकेशन मेरे मोबाइल पे आनी चाहिए और दूसरी मेरे पास क्या कहते हैं ना ईमेल पे आनी चाहिए। 2 वे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और इसमें आपको पता चल जाएगा, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आपके पास ईमेल पे आ जाएगा, और ईमेल में अगर कोई कर रहा है तो आपके पास फ़ोन पे आ जाएगा। तो 2 वे ऑथेंटिकेशन हमेशा रखिए और पासवर्ड हमेशा मजबूत रखिए। अच्छा, पासवर्ड और OTP सुरक्षा में लोग जो गलतियां कर जाते हैं, इसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनके पूरे के पूरे जो बैंक अकाउंट है वो एक तरीके से खाली कर दिए जाते हैं। उससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि देखिए आजकल हर चीज़ के पीछे OTP की मांग की जाती है। ठीक है, जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, हम कहीं से कुछ शॉपिंग करते हैं तो वो भी जो डिलीवरी बॉय है OTP मांगता है, हम दे देते हैं, उसके बाद फिर हमें पार्सल मिल जाता है। लेकिन एक गलत OTP, फ़ोन पे कोई पूछता है, बोलता है कि भाई हमने OTP भेजा है तो आप जल्दी से फॉरवर्ड कर दीजिए, टाइम नहीं है मैडम, मैं लेट हो रहा हूँ मैडम। और इस चक्कर में हम जो OTP दे देते हैं उसके बाद पता लगता है कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया है। तो यहाँ पर हमें कितनी अलर्टनेस दिखानी चाहिए? कैसे हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं? देखिए, जो OTP होता है 1 टाइम पासवर्ड है, वो आपकी सुरक्षा के लिए, जैसे मोबाइल कंपनीज और जितनी भी तमाम तरीके की सोशल मीडिया या कोई भी कंपनियां, वो आपको देती है कि 1 टाइम पासवर्ड है कि जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं। पर अगर आपको कोई स्कैनर भेज रहा है और ये भेज रहा है कि स्कैनर पे आप मनी रिसीव कर सकते हैं, तो मनी कभी रिसीव नहीं होती स्कैनर पे, आप हमेशा देते हो पैसा। तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए कि आपको OTP कहाँ पे देना है। कोई जेन्युइन वेबसाइट है, अगर आपने शॉपिंग करी है अमेजोन से, किसी तमाम तरीके से वेबसाइट पे, आपको पता है कि आपने कहाँ से शॉपिंग करी है, किस तरीके का पार्सल है। अगर आपको COD आ रहा है और उसमें बोल रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि आपने ये कैंसिल करना है, इसके लिए आप OTP दीजिए, तो आप सावधान हो जाइए। वो कहीं ना कहीं एक फ्रॉड का एक ज़रिया बन जाता है, आपको कहते हैं ना पैसा ठगने का। और बहुत ज़रूरी है कि आप OTP उसी चीज़ के लिए दीजिए जिस चीज़ के लिए आपने उस चीज़ को मंगाया है।
किसी भी तरीके का OTP जब आपके फ़ोन पे आ रहा है या आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि वो आपके साथ बैंक अकाउंट से क्या कहते हैं ना ऑलरेडी अटैच है, क्योंकि आपका आधार कार्ड अटैच है, आपका फ़ोन नंबर अटैच है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक से निकल जाएंगी। तो अलर्टनेस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत से एक एक पैसा कमाया है, अपनी जमा पूंजी रखी है, तो उसे खोने से बचने के लिए कम से कम आपको इतनी अलर्टनेस दिखानी पड़ेगी। ऐसे में अगर हम बात करें, देखिए सोशल मीडिया के हम बार बार जिक्र कर ही रहे हैं, आज की तारीख में बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर बुज़ुर्गों से लेकर हर कोई सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पर ही जो स्टॉकिंग होती है, वहाँ पर जो ज़बरदस्त ट्रोलिंग होती है, इससे लोगों के जीवन पर बहुत हद तक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये कितना खतरनाक है और इससे बचने के कोई टिप्स? आप एक चीज़ मैम कहना भूल गए, यूथ सो हमारे पास सबसे ज़्यादा है और यूथ सबसे ज़्यादा फ़ोन पे मिलता है। और रात के टाइम तो मुझे लगता है कि पता नहीं कोई बाढ़ आ रखी है कि बच्चे किस तरीके का वहाँ ऑनलाइन दिखते हैं और मीडिया किस तरह का कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी मानसिकता को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि साथ वाला इंसान जो आपके साथ है ना, उसका देखिए कि वो किस तरीके का चाल चलन का है, पर बल्कि आप सोशल मीडिया पे भी देखिए आप किस तरीके का मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। हम जब मार्केट जाते हैं तो एक चीज़ लेके आते हैं, हम सब कुछ खरीद के नहीं लाते ना, है ना। तो ऐसी सोशल मीडिया है कि आपको एक ही चीज़ देखनी है, आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, चलो आपको गाने सुनना पसंद है या आपको कुछ रोमांटिक देखना पसंद है, तो रोमांटिक में और वल्गैरिटी में डिफरेंस होता है। आप उसमें एक पैरामीटर रखिए कि मेरा ब्रैकेट ये है, इस ब्रैकेट के बाहर नहीं जाऊंगा मैं। और बच्चे ना, इस यूथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास फ़िल्टर नहीं है। अगर आप एक रील देखना शुरू करते हैं 9 बजे, तो सुबह के 6 कब बज गए आपको पता ही नहीं चला। ये हम सबके साथ है। तो एक टाइम के बाद आपको फ़ोन नहीं देखना है। ऐसे कहते हैं ना कि फ़ोन से अपने आप को ना डिजिटली थोड़ा दूर करो और साथ में देखो कि मैं अगर किसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम तो चला जाएगा और उस टाइम के साथ आपकी सारी एनर्जी चली जाएगी और जो इम्पैक्ट वो आपको देके जाएगा। आपके पास बहुत सारे वो होता है ना कि लोग आजकल मैं जैसे जब भी कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो उनको ये कहता है कि हमको नींद नहीं आती, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। अगर आपको रात को रील देखना है, किसी को स्टॉक करना है, साइबर स्टॉकिंग सबसे बड़ा आता है। अगर अपनी जैसे कहते हैं ना कि पुराने प्यार को या एक्स को देख रहे हो तो आपको नींद कैसे आएगी? मत देखो, कुछ चीज़ें आपके लिए बेकार है। आपको पता है ना कि वो जहर है, तो क्यों खाना है उसको? तो कुछ चीज़ें आप उन्हें स्ट्रिक्टली अपने मन के साथ कि मुझे ये चीज़ नहीं देखनी है, मुझे ये चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है और मेरे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको लगता है कि 2 मिनट के अंदर चीज़ चले होगा, पर आपको रात को नींद नहीं आएगी। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति को वो इफेक्ट कर रहा है। और जब तक लोगों को पता लगता है तब तक वो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके होते हैं, तो इसलिए समय रहते स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। मैम, बात करें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये कितना हेल्पफुल या कितना डेंजरस, इसका क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है, क्या मानती हैं आप? मैम, मैं हमेशा आपसे कोई एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी दोधारी तलवार होती है। ये एक बार आने के बाद वापस नहीं जाती। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट किया ना, ब्लैक बोर्ड से लेकर हम वाइट बोर्ड पे आए, वाइट बोर्ड से हम स्मार्टफोन पे, अब तो वर्चुअल चीज़ें चल रही हैं। तो रीज़न क्या है कि आपको हमेशा समझना है कि AI आपके लिए बहुत अच्छी है। ChatGPT मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशंस आ गए जो आपका टाइम बचा देती हैं, पर उसके साथ ये भी है कि आप किस तरीके के फ्रॉड में घुस रहे हो। डीप सीक इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। और साथ में ये है कि आपकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग और आपकी फ़ोन की आपकी बातें, किस तरीके की बातें रिकॉर्ड करी जा रही हैं और उसको मॉड्यूलेशन करा जा रहा है। आपकी इमेज को तो कहते हैं ना कि डीप फेक के थ्रू आपके वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो एक इसका नेगेटिव साइड है। तो कभी भी, जो मैंने इससे पहले कहा कि आपके पास अगर कोई ऐसा वीडियो आ जाए आपके किसी संबंधी का, किसी महिला का, तो उसको फॉरवर्ड करते हुए 10 बार सोचिए, क्योंकि वो डीप फेक भी हो सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये गलत है, और क्योंकि एक बार वो वायरल होगी ना चीज़, उसको बताने में पूरे ज़िंदगी निकल जाएगी कि ये मैं नहीं थी या ये मैं नहीं था। तो इसीलिए आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि AI में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। आपकी आवाज़ फेक से लेकर आपकी इमेज फेक से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप एक समझदार इंसान बनिए और फॉरवर्ड ना करिए। मेरा हमेशा होता है कि हमेशा फॉरवर्ड ना करिए, क्योंकि एक बार पॉज करिए। आपके पास कोई भी चीज़ आएगी, उसको पढ़िए, उसको समझिए कि किस इंसान के बारे में मैं क्या फैला रहा हूँ। बिल्कुल, और उसके बाद ही आप अगला स्टेप उठाएं, क्योंकि ये किसी की इज्जत का सवाल है, किसी की ज़िंदगी का सवाल हो सकता है। मैम, अगर आपके पास फ़ोन है, क्या वो
रिमोटली कहीं कोई व्यक्ति बैठा हो, कोई शख्स बैठा हो, कोई हैकर बैठा हो, वो एक्सेस ले सकता है? और क्या आप जो बातचीत कर रहे हैं गुपचुप तरीके से वो शख्स सुन सकता है? इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल सुन सकता है, अगर आपकी एप्लीकेशन कोई ऐसी स्टोर हो गई है उसके अंदर। तभी मैं कहती हूँ ना, आपका फ़ोन एक बहुत निजी संपत्ति है, आपको उसको बचा के रखिए, अपना पासवर्ड सिक्योर करके रखिए, कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। कि आपने किसी को फ़ोन दे दिया, किसी को भी दे दिया, और उसमें उसने एक एप्लीकेशन स्टोर कर दी जिससे वो आपकी ट्रैकिंग रख रहा है, साथ में आपका फ़ोन सुन रहा है, साथ में आपकी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। ये बहुत आसान है। तो आजकल के तो ये तो स्टॉकिंग का बहुत खतरनाक तरीका है। हाँ जी, बिल्कुल तरीका है, पर इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अवेयर रहिए कि किससे कितनी बात कर रहे हैं और कौन सी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं। क्या पता कोई एप्लीकेशन के थ्रू आपने अननोन लिंक पे क्लिक कर दिया और वो एप्लीकेशन स्टोर हो गई, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी फ़ोटोग्राफ 2 मिनट के अंदर निकल गई, आपकी इन्फॉर्मेशन निकल गई, आपकी बैंक की चीज़ें चली गई। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिव यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा चीनी भी बहुत ख़राब है, ज़रूरत से ज़्यादा नमक भी बहुत ख़राब है। तो यही सोशल मीडिया है हमारे। ठीक है, ऐसे में देखिए एक टर्म आजकल बहुत फ्लोट हो रही है, वो है डार्क वेब। डार्क वेब क्या है, बच्चों को इससे कैसे बचाए, क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि जैसे घर के बाहर जब हम निकलते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो हमको सब पता है कि ब्रेक कब लगता है, रेड लाइट का मतलब क्या है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है। फिर भी उसके बाद भी जब आपकी मम्मी आपको चाबी देती है या आपके घर का बड़ा कोई चाबी देता है, तो वो आपको ये कहता है कि ध्यान से चलाना, टाइम से घर पे आ जाना। वही है डीप फेक, वही है कि एक ऐसी नेगेटिव जगह है जहाँ पे सब तरीके के क्राइम होते हैं। आपको ना उसमें घुसना है ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंटरनेट का 3% हमको पता है, वो 97% है जो बहुत ही डेंजरस है। उसमें ना आपको घुसना है, क्योंकि एप्लीकेशन ना, ये वाली एप्लीकेशन तब लॉन्च हुई थी जब हमें कुछ ऐसा करना था, जैसे होता है ना कि नेवी से रिलेटेड होना था, आर्मी से रिलेटेड होना था, बहुत ही इन्फॉर्मेशन ऐसी थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अब उसका किस तरीके से हमने नेगेटिव यूज़ कर लिया, वो डीप फेक है सारा का सारा। वो जैसे आइसबर्ग होता है ना, वो 97% नीचे है, आपको जो दिख रहा है ना वो ऊपर 3% 2% है। तो ये बहुत डेंजरस है। वो बच्चों को इनमें ना पढ़ना चाहिए और ना ही इनके बारे में ज़्यादा बातें करनी चाहिए। और ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए पहले ज़रूरी है कि पेरेंट्स जागरूक हो, पेरेंट्स को पता हो कि ये है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है, ताकि अपने बच्चों को उस हिसाब से गाइड किया जा सके। इसीलिए मैं कहती हूँ फायरवॉल्स लगाइए कि बच्चों के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ बड़ों के लिए भी चीज़ें नहीं है। इसलिए आप किस तरीके के एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, उसमें एक फ़िल्टर लगाइए कि ये मेरे लिए नहीं है, बस यही है। अच्छा, चूंकि देखिए हम बार बार एआई का भी जिक्र कर रहे हैं, एआई को लेकर सोशल मीडिया पर एक तरीके का माहौल सा बना हुआ है कि भाई तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जितनी तेज़ी के साथ बढ़ेगा उतनी जल्दी नौकरियां भी जाएंगी। तो क्या ये सच है या ये मिथ है, क्या है ये? वही चीज़ कि आपको एक टाइम के साथ चीज़ें सीखनी है, तो आपको एआई ये सिखा रही है कि टाइम के साथ आप ऐसे हो जाइए कि आप स्किलिंग पे काम करिए। एआई वही है, अगर आप पुराने ढांचे पे चलेंगे तो आपकी नौकरी जाएंगी। आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं अगर टीचिंग का एग्जांपल देती हूँ, पहले हम लोग एक उसमें क्लास में खड़े होकर डंडे से ना बच्चों को मार के पढ़ाते थे, अब हम ये नहीं कर सकते। हमने भी सीखा ना, ऐसी है एआई, आपको लगातार सीखनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुकी है। तो इसीलिए इसको सीखो, आपकी नौकरी नहीं जाएगी अगर आपको आता है काम करना। टाइपिंग से आप कंप्यूटर पे आए ना, तो टाइपर राइटर चला गया, कंप्यूटर आ गया, तो आपकी नौकरी कहाँ गई? आपने सीखा ना, तो बस वही है, आपको सीखो। जिस टाइम कंप्यूटर लाए गए थे, मुझे याद है उस टाइम भी ऐसा ही माहौल बना था कि अब तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कंप्यूटर फटाक सारे काम कर दिया करेगा तो लोगों को हटा दिया जाएगा। ऐसे में देखिए एआई के थ्रू बहुत सारा कंटेंट दिया जा रहा है, वो अच्छा भी है, वो बुरा भी है। लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है कि क्या एआई इंसानों से ज़्यादा होशियार हो सकता है? क्या एआई कल को जाके ज़्यादा से ज़्यादा वो अपडेट होता रहेगा? क्या इंसानों तक को कंट्रोल करने की नौबत आ सकती है? देखिए, मैं ना ये इस चीज़ पे ना, ये मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई हमको रिप्लेस कर देगा। एक्चुअली पता है हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? जितने भी हम टीनेजर्स हैं या जितने भी मतलब यंग एज में जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्किंग लोग हैं, हमको प्रॉब्लम क्या होती है? जब हमें जज किया जाता है, हमें लगता है कि हमें कोई जज ना करे, हमें अपडेट ना करे, हमें ये नहीं बताए। तो इसीलिए हमने
मशीनों से बातें करना शुरू कर दिया। जैसे पहले एलेक्सा आया, लोग काफ़ी बातें करते हैं एलेक्सा से, ठीक है, ऐसे हमने एआई से बातें करनी शुरू कर दी, पर उसके अंदर ह्यूमन टच तो नहीं है ना। आपकी माँ जो बताएगी वो एआई थोड़ी ना बता सकता है आपको, तो वो रिप्लेसमेंट नहीं है उसका, पर ये है कि हाँ, हमको एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें जज नहीं कर रही, हमको कोई गलत का गलत नहीं बता रही, हमको ये नहीं बता रही कि ना तुम्हें इस तरीके से सुबह जल्दी उठना कितना नॉर्मल चीज़ है, सुबह जल्दी उठना, वो एआई तो नहीं बताएगी ना तुमको। इसीलिए मुझे लगता है कि वो हमें रिप्लेस नहीं कर सकती, वो हमें अपग्रेड कर दे सकती है बस। तो अब चीज़ों को अपग्रेड करो, इतना ही इम्पोर्टेंट है एआई का हमारी ज़िंदगी। एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन अगर एआई गलत हाथों में चले जाए तो फिर वो कितना खतरनाक हो सकता है और उसका क्या समाधान है? एक्चुअली ये ना एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है मैम। गलत हाथों में तो कुछ भी चला जाए वो ख़राब है, और एआई एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर तो आप कितना रॉकेट भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप मेडिसिन भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप मिसाइल भी बना सकते हैं, इसके अंदर बम भी बना सकते हैं, और साथ में कुछ ह्यूमन, जैसे कहते हैं ना कि गंगा हमारी अगर प्रदूषित हो रही है तो उसके अंदर ऐसे अप्लाइंसेस भी बना सकते हैं, उसको किस तरीके से ठीक कराया जा सके। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। हमारा अब की बार हम लोगों का प्रॉब्लम यही हो गया है कि हम बीच में ना फ़िल्टर लगाना भूल गए हैं, और ये सच में ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। कोई बताने वाला ज़रूर होना चाहिए कि अगर हम एआई यूज़ कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन कहाँ गई हमारी, कोई हमें ये नहीं बता रहा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में अचानक आया है। अचानक बहुत सारी चीज़, अचानक कोरोना आया, अचानक डिजिटल इंडिया हुआ, अचानक एआई आया, अचानक वो कहते हैं पेमेंट यूपीआई आया। तो पर बताया किसने कि अच्छा क्या है बुरा क्या है? कोई ओरिएंटेशन तो करो इस बारे में। कोई तो ये बताए कि बच्चों को 5 मिनट से ज़्यादा ये नहीं देखना, 10 मिनट से ज़्यादा, कोई नहीं बता रहा। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए मानसिकता पे बहुत बुरा असर डालती है ये एक टाइम के बाद, और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है अगर एक टाइम के बाद आप कंप्यूटर पे भी यूज़ करें और मोबाइल का भी यूज़ करें। क्योंकि अभी पीसीओडी की वगैरह की प्रॉब्लम क्यों है कि बच्चे 24 घंटे फ़ोन पे हैं, तो ये तुम्हें मेंटली भी डिस्टर्ब कर रहा है और तुम्हें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम दे रहा है जो आपके हार्मोन से रिलेटेड है, क्योंकि यूज़ तो आप कर रहे हो दिन रात उस। अच्छा मैम, बैंकिंग फ्रॉड से और यूपीआई फ्रॉड से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्या कहेंगी? फर्स्ट, आप किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए, अपना पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए, साथ में किसी को अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं बताइए कि मैं यहाँ पर इस तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मेरा पासवर्ड ये हो सकता है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वो आपके लिए घातक हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अब यूपीआई फ्रॉड आप कौन से स्कैनर को देख रहे हैं और कौन से स्कैनर वो आप ले तो नहीं रहे, जैसे होता है ना कि आप इस वाले लिंक पे क्लिक करिए आपके पास 1 रुपया आ जाएगा, तो इन सारे चीज़ों से सावधान रहिए। वही मैं हमेशा कहती हूँ ना कि प्रिकॉशन इज़ द ओनली मेजर। आप इससे बच सकते हैं कि आपको अगर प्रिकॉशन रखेंगे तो बचेंगे, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड होते रहेंगे। और हैकर से कैसे बचे? हैकर्स आपके मोबाइल में घुसने की कोशिश करते हैं, लैपटॉप में घुसने की कोशिश करते हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हमें अवेयर होने की आवश्यकता है ताकि हम उनसे बच सकें? अच्छा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछती हूँ, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आज की डेट में मोबाइल है। मोबाइल है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बैटरी और वाईफाई, है ना। किसी भी जगह आप चले जाइए, अगर आपकी बैटरी लो है, आप सबसे पहले ढूंढेंगे कि पोर्ट कहाँ पर है। उसे कहा जाता है जूस जैकिंग। एक टर्म है जूस जैकिंग, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्विच लगाया है, वो स्विच कौन सी जगह पे लगा हुआ है और कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपके फ़ोन से सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया। आपने अगर वाईफाई यूज़ करा है किसी जैसे कहते हैं ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आप जाइए कहीं पे भी, रेलवे पे जाइए या नॉर्मल उस पे जाइए, कहते हैं एयरपोर्ट पे, आपको सबसे पहले वाईफाई चाहिए होता है। तो आप वाईफाई पे आप यूज़ करिए उसको, मैं मना नहीं करती यूज़ करने के लिए, पर साथ में अपने फ़ोटोग्राफ एक्सचेंज मत करिए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए जिसमें आपने ट्रांजैक्शन करने हैं या इंपॉर्टेंट फाइल आपने एक जगह से दूसरी जगह जैसे होता है ना ट्रांजिट करनी है, तो आप ना करिए। आप नॉर्मल डेटा देखिए उसके अंदर, और हमेशा यूज़ करिए वर्चुअल वीपीएन जो होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं, पर ऐसे पब्लिक वाईफाई यूज़ मत करिए, वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहता है जूस जैकिंग चलेगा। और जैसे ओपन वाईफाईज होते हैं तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा फेक? नहीं, ओपन वाईफाई में भी मैं ये कह रही हूँ कि आप कोशिश करिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि आपको उस ओपन वाईफाई में भी आपको कोई हैकर, किसी ने आपके लिए जाल बिछाया हो कि आप फंस जाएंगे, लालच के चक्कर में आ जाएंगे।
इसको मैं बहुत टेक्निकल नहीं बनाती, पर जब एक इंफॉर्मेशन आप दूसरे से शेयर करते हैं आप, या एक ईमेल भेजते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो OSI मॉडल यूज़ होता है, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहते हैं, और वो 7 लेयर्स होती हैं। उन 7 लेयर्स पे हैकिंग हो सकती है बहुत आराम से। तो आप कोशिश करिए कि जब आप कोई ऐसा वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, या कहीं पे भी जो आपको लगता है कि बहुत इजीली अवेलेबल है, तो अपने पब्लिक ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल मत करिए। अपने नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी मत करिए, कि जैसे होता ना कि अपना पासवर्ड वगैरह ये मत करिए, अपने फोटोग्राफ मत करिए, ऐसी कोई फाइल मत शेयर करिए जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कोशिश करिए कि ना करें। ठीक है। ऐसे में देखिए, सरकार कोशिश कर रही है डिजिटल इंडिया की तरफ, डिजिटल इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन क्या दूसरी तरफ हमारा सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत है? मैम, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि हमारा सुरक्षा स्ट्रक्चर इतना है। हमको टाइम लगेगा, क्योंकि हमको, वही मैं कह रही हूँ ना कि ओरिएंटेशन तो हुई नहीं। अगर सबसे पहले है कि आप अपनी फोर्सेस को ओरिएंटेशन दीजिए कि किस तरीके का माहौल चेंज हो गया है। आपको अगर पुलिस थाने जाएंगे, आपको एक नॉर्मल FIR लिखवाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो आपको 4 जगह जाके जाना है। आपको एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे cybercrime.gov.in होता है, उसके अंदर जाएंगे आप। साथ में आपको लोकल थाने में जाना है, साथ में आपको बैंक में जाना है, बैंक के हेड ब्रांच में जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप बताइए कि अगर आपके साथ ये फ्रॉड हो गया, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी वेबसाइट पे जाइए जो गवर्नमेंट ने शुरू करी हैं, जहाँ पे नॉर्मल ओरिएंटेशन हो रही है। पर अवेयरनेस ये है कि ओरिएंटेशन के बारे में लोगों को लगता है ना कि ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा माध्यम है उसका, कि हम बता सकते हैं कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखिए कि वहाँ पे नए क्राइम बहुत आराम से दिख जाएंगे, और उन क्राइम से कैसे बचा जाए वो भी आपको दिख जाएंगे। पर साइट पे तो जाना पड़ेगा ना आपको, वो कौन बताएगा? वो ये वाला माध्यम से हम बता सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि ओरिएंटेशन जितनी ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अगर आपको पता नहीं है तो आप फ्रॉड में फंसने वाले हो। और ऐसे में देखिए, साइबर क्राइम के केसेस में पुलिस की जांच होती है, वो कितना चैलेंजिंग होता है और वो कितना मुश्किल होता है? अगर आपके साथ एक फ्रॉड हुआ और सपोज़ करो कि पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, आपके बैंक अकाउंट से चले गए, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने बैठा इंसान है, वो इस शहर में बैठा है, वो भी नहीं है, वो दूसरे शहर में, वो 7 समुंदर पार भी हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक हमारे पाइपलाइन में वो इन्फॉर्मेशन है ना, यानी कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहे के उस ट्रांजिट में है, तब तक हम उसको पकड़ सकते हैं। पर अगर एक बार वो क्रिप्टो करेंसी में चेंज हो गया तो हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी का KYC नहीं होता। KYC नो योर कस्टमर, क्योंकि अगर एक आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना, या आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको भेजा, तो आपको पता है कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ है, मेरे को पता है मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका KYC नहीं होता। जैसे A से B में गया, B से C में गया, C से D में गया, और A को अगर D में ट्रांजिट करना है तो बीच में खो गया ना वो, यानी कि वो फिर। इसी को मैं और एक्सप्लेनेशन इस पर चाहूँगी। क्रिप्टो करेंसी ये क्या भला है? जैसे क्रिप्टो करेंसी का क्या मतलब है मैम, कि एक लेमन की लैंग्वेज में समझते हैं कि मैंने आपको 10 रुपये देने हैं, जैसे A को D को 10 रुपये देने हैं, ठीक है, तो मैं A से B को भेजूंगी, B से C को भेजूंगी, C से फिर A को भेजूंगी, फिर A से D को भेजूंगी, यानी कि बीच में ख़त्म हो गया ना कनेक्शन। ये क्रिप्टो करेंसी का चीज़ होती है कि इसमें हमें कहाँ पे मनी जा रही है, कहाँ से मनी हम ले रहे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ होती हैं कि नेगेटिव कामों के लिए, मैक्सिमम इन चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं कि जब किसी से आपको वसूलना हो पैसा, ब्लैकमेल करना हो, कि जैसे होता है ना कि बहुत सारे डीप, जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में ना बातें करी जाए फ्रॉड में, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ना पता हो। मैं हमेशा ये एक फेक वर्ल्ड है। हाँ, बहुत बड़ा, इसमें फिर भी लोग फंस जाते हैं। मैम, हमने WWF देखना, आपको देखना, यहाँ पे बहुत सारे दर्शक देखेंगे जो लड़के होते हैं वो WWF देखते हैं, है ना, देखते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है एक से दूसरा पिटते हुए। इसका एक घटिया वर्जन है, इसका बेकार वर्जन क्या हो सकता है कि लोगों के ऑर्गन कैसे काटे जाते हैं, वो डीप सीक में दिख जाता है। तो ये बातें हम नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें जितना भी आप नेगेटिव सोच सकते हो उसमें सब कुछ होता है। चलिए, नेगेटिव वे में नहीं जाते, लेकिन उन सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता लगाना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि कम से कम हम बच सकें। हमें पता होगा तभी हम बच पाएंगे। ऐसे में देखिए,
कोशिश तो की जाती है कि हम साइबर अपराध के चंगुल में ना फंसे, लेकिन अगर फिर भी कोई फंस जाए तो उनके सामने क्या ऑप्शन है? वो मदद के लिए कहाँ जाए? लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ पर थाना है, साइबर के केसेस के लिए हमको एफआईआर करानी है तो कहाँ करानी है, कौन से वो नंबर्स है, इस बारे में गाइड करें। जैसे सपोज आपके साथ ऑनलाइन, मैं फ्रॉड की कैटेगरी बताती हूँ। ऐसे आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, सबसे पहले आपको आपके कोई भी बैंक हुआ, आपकी बैंक की वेबसाइट पे दिया जाता है अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ तो इमीडिएटली ये नंबर, टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, बंद कराइए, ठीक है। साथ में साइबर क्राइम की जितनी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, उसको लिख लीजिए, 1928 पे फ़ोन करिए, और इन पे सारी की सारी हेल्पलाइंस नंबर हैं। ये वाला आपको कराना है, ये इमीडिएट कराना है। उसके बाद अब लोकल थाने में जाइए, एक एफआईआर लिखवाइए, और अपने निजी वो जो होता है ना बैंक अकाउंट में जाइए कि बैंक का ये वाला कि मेरा ये फ्रीज़ कर दीजिए बैंक अकाउंट। ये आपको 4 चीज़ें 5 चीज़ें लगातार करनी है, एकदम करनी है उसके बाद, क्योंकि जैसे कहते हैं ना इंटरनेट की दुनिया में अगर चीज़ें बहुत जल्दी वायरल होती है तो बहुत जल्दी वैनिश भी हो जाती हैं, चीज़ें चली जाती हैं। चलिए ये स्टेप्स तो उठा लेंगे, लेकिन भारत में साइबर अपराधियों को पकड़ना क्या आसान है या बहुत मुश्किल? हाँ, मुश्किल तो है, क्योंकि आपको नहीं पता। जैसे अभी जामतारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जब मैं साइबर क्राइम की बात करती हूँ, जामतारा, और वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे इतने, उनको इंग्लिश बोलनी आती थी, और हम लोग फंसे क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, ये डिस्काउंट कूपन आएगा। क्योंकि लालच जो है ना, कि बचपन की बातें अब बैक टू द बेसिक आई है ना, कि लालच बुरी भला, दूसरे लोगों पे विश्वास मत करिए, अनजान लोगों से बातें मत करिए, यही तो है। वही जो हम लोग उनकी बातें, अपने पेरेंट्स की बातें नहीं सुन के हम ये वाले काम कर रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख पाएगा और क्राइम हो जाएगा, और हमें कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं समझ रहा। आप इतने ज़्यादा इंटरनेट पे लोगों को 1 मिनट के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इस बंदे ने मेरे साथ क्राइम किया है। अगर आपको लगता है कि आप एक फ़ोटो आईडी चेंज करके, या आप किसी से कहते हैं ना कि ऑनलाइन डेटिंग का दुनिया चल रही है आजकल, सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो आपको लगता है कि आप फ्रॉड कर सकते हो, पर आप बच नहीं सकते। उसके लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को आगे यूज़ करने का काम कर रही है, बस साथ में इसके लिए एक जागरूकता की ज़रूरत है। और मुझे लगता है हमेशा प्रिकॉशन इज़ द ओनली मेजर। आप ऐसे काम मत करिए। अब बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि आप जब साइबर वर्ल्ड में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ईजीली अवेलेबल है, चीज़ें ईजीली अवेलेबल नहीं है। साइबर क्राइम तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसे रोकने के लिए आपने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं अवेयरनेस पर यह बात करना चाहूँगी। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप खुद भी करती हैं, लोगों को खुद भी आप अवेयर कर रही हैं। सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? क्या सरकार अपने लेवल पर जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है वो सफिशिएंट है, या फिर इन्हें और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि लोकल एनजीओ है ना, जो सच में काम कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न इसका बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि वनरेबलिटी कहाँ पे होती है? जहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती। एक तो सीनियर सिटीज़न, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और ये जो टीनेजर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया में आ जाते हैं जब इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एनजीओ काम कर सकते हैं कि उनके पास जाएँ और उनको बताएं कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, आप ना करिए, फेक लिंक पे क्लिक मत करिए, कहीं पे भी सिग्नेचर मत करिए, अपना ओटीपी किसी को मत दीजिए, क्योंकि ये जनरेशन डिफरेंट थी। उनकी जनरेशन में ये वाले काम नहीं होते थे, अब तो जनरेशन बहुत चेंज हो गई, इसीलिए उनको समझाना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि उनके पूरे जीवन भर की जो जमा पूंजी है वो उनके बैंक खातों में है, और ये साइबर फ्रॉड्स को पता है, इसलिए क्या वो सबसे ज्यादा टारगेट पर रहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उनको ठगना बहुत आसान है, उनके साथ फ्रॉड करना बहुत आसान है, क्योंकि वो कंप्लेंट भी नहीं कर, और एक ही झटके में मोटा पैसा मिल जाएगा बहुत आराम से। क्योंकि तभी मैं कहती हूँ ना कि RWA का काम होता है कि अपने यहाँ पे कैंप लगाइए जिसमें लोकल एनजीओ आएँ, उनको साइबर अवेयर कराया जाए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हम लोग करते रहते हैं वो कम से कम देखें और बताएं कि किस तरीके से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, मत करिए कुछ चीज़ें। और क्योंकि बहुत सारे जो होता है ना कि ओल्ड एज लोग अकेले भी रहते हैं, तो उनको पता है कि अकेले भी रहें, इनके पास कोई भी नहीं है, तो हमको क्राइम करना बहुत आसान है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे मत डालो। अच्छा, साइबर अपराध को रोकने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कितनी आवश्यकता है? ये कितना ज़रूरी है? काफ़ी आवश्यकता है मैम, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हम वास्ट लेवल पे बताने की कोशिश करेंगे और सहयोग लेंगे लोगों से कि आपके यहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं हमें बताइए कि इस तरीके के क्राइम, क्योंकि ये वाले क्राइम पहले इंडिया में नहीं थे। अगर हमारे पास अवेयरनेस होती तो शायद ना होते। और सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताना कि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो हमें बताइए कि किस तरीके से निकले। क्योंकि जामतारा एक बहुत बड़ा एग्जांपल था, आई ओपनिंग था कि किस तरीके से फ्रॉड होते हैं जब आप पब्लिक ट्रांजैक्शन करते हैं। और नॉर्मली कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि पेमेंट आपने ऑनलाइन कर दी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, किसी से हेल्प ले रहे हैं या किसी को अपना पासवर्ड बता रहे हैं, तो किस तरीके के फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इसलिए ज़रूरी हो है। जाता है कि वो क्राइम इंडिया आने से पहले हम उनके बारे में समझ सके, हम यहाँ लोगों को अवेयर कर सके और उन्हें बचा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अपने लेवल पर काम करना होगा कि सिटीजन्स अपने लेवल पर काम करें, कहाँ से शुरुआत हो? तीनों लेवल पे काम होंगे। घर के लेवल से स्टार्ट करते हैं कि मम्मी पापा अपने बच्चों से बात करें, फिर सोसाइटी के लोग आपस में बात करें, सीनियर सिटीज़न की RWA उनकी हेल्प करें कि किस तरीके से अपने प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना है तो किस तरीके से भरें, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी लेवल पे हम फालतू की चीज़ें फॉरवर्ड ना करें। नेशनल लेवल पे हम इस तरीके की पॉलिसी बनाएं कि हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि लोगों को अवेयर कर सके। और इंटरनेशनल लोगों से हम लोग हेल्प लेके इंटरचेंज करें कि हमारे पास ये पॉजिटिव चीज़ें और आपके पास अगर ये पॉजिटिव चीज़ है तो किसी से लेने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी देखिए ना, ट्रेंड में देखने को मिल रहा है कि आजकल जो मॉम डैड हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, वो बच्चों से सीख रहे हैं कि ज़रा बताना इस एप्लीकेशन में कैसे होता है, ज़रा बताना हम UPI ट्रांजैक्शंस कैसे कर सकते हैं, OTP कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, ऑनलाइन पार्सल्स अगर हमको रिसीव करने हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है। ऐसे में बच्चों को, किशोरों को, आज की यूथ को, इनको साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, इस बारे में सिखाना, ये कितना ज़रूरी है? मैम, ये जो जेन ज़ी जनरेशन है इनको हमसे ज़रूरत से ज़्यादा पता है और इनको सिर्फ एक ही चीज़ बताना है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इनको पता है सारी। इवन एज अ टीचर मैं आपको बताती हूँ कि इनको इन्फॉर्मेशन तो पता है सारी, मैं जो पढ़ा रही हूँ उनको मेरे से ज़्यादा पता है। इनको सिर्फ ये बताना है कि किस तरीके से चीज़ें ध्यान में रखनी है, अपना ध्यान कैसे रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का। आप देखिए ना कि इस बच्चे कंप्यूटर पर लगे रहते, खेलना भूल गए हैं, है ना। सुबह उठो, घूमो, खेलने जाओ, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, यही सारी बैक टू द बेसिक ना कि चीज़ें वो ज़रूरी हो गई हैं, वो अब है ही नहीं। तो मेरा काम एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मैं यही बोलती हूँ कि वो वाली चीज़ें आप दौड़ लगा के आइए, आप घूम के आइए, शाम को घूमिए, व्यायाम कीजिए, कुछ ना योगा करिए। इंडिया में इतना पॉपुलर है ये, माँ बाप से बातें करिए, उनके साथ मंदिर, ये तमाम तरीके की चीज़ें हम जो बचपन से करते हैं आना है। ये वाली जनरेशन भूल चुकी है। इनको टेक्नोलॉजी तो सारी आ गया है, पर ये नहीं आया कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। ऐसे में क्या 100% ऑनलाइन सुरक्षा संभव है? 100% तो मैं बिल्कुल नहीं। 100% हम तो अभी 30% के आसपास पहुँचे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें करना है। और वो मैं कहती हूँ तो ना, चिंता की बात है कि अभी तक हम सिर्फ 30% पर पहुँचे। 70% जो एरिया है उसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ उसका इम्पैक्ट हमें झेलना पड़ सकता है। उसको लेकर हमारी तैयारियां क्या होनी चाहिए? तैयारियाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि घर से स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर से ज़्यादा फ़ोन अपने बच्चों को भी ना देखने दीजिए, खुद भी मत देखिए। रील अगर आप देख रहे हैं ना 10 मिनट के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आपको पता ही नहीं है रात से सुबह कब हो गई। और ये जो चीज़ें हैं ना, अवेयरनेस ज़रूर से ज़्यादा आप बढ़ाइए, लोगों से बात करिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम या बुलिंग की प्रॉब्लम बच्चों में क्यों हो रही है कि वो अब मशीनों से बात करना सीख गए हैं। अब वो अपने माँ बाप से बात नहीं, अब कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो मशीनों से बात करते हैं। वो एक घर के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता था कि माँ बाप के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, वो ख़त्म हो चुका है। अब माँ भी फ़ोन देख रही है, बच्चा भी फ़ोन देख रहा है, फादर भी फ़ोन देख रहा है। तो वो चीज़ें मत करिए। एक टाइम के बाद देखिए कि बच्चा फ़ोन का यूज़ ना करे, रात को फ़ोन मत दो। इवन मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स भी अपने फ़ोन से दूर रहें, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करिए, लोगों से बात करिए। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप डिजिटल अवेयरनेस तो फैला रहे हैं, पर डिजिटल, आप कहते हैं ना, डिजिटल सुरक्षा अपने लिए नहीं कर रहे। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि बैक टू द बेसिक चीज़ों पे आइए। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको दूर दराज के लोगों से बात करने का मौका मिल गया, पर वो आपके एक्चुअल फ्रेंड नहीं है। आपके एक्चुअल लोग आपके घर के लोग हैं। आपके तभी भी आपके साथ फ्रॉड होता है ना, तो
जैसे अगर नॉर्मल सोशल मीडिया साइट होती हैं आपकी, कितनी भी साइट होगी, टिंडर विंडर जितनी भी साइट होगी आपकी, उन लोगों को अटैच करिए जिनको आप जानते हैं। अपने 13 के फॉलोअर्स या 16 के फॉलोअर्स के लिए उन लोगों को मत अटैच करिए जो उनको आप नहीं जानते, वो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके फ़ोटो पे कहते हैं ना कि नंबर ऑफ़ लाइक्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है, कोई ना कोई तो आपको वॉच कर रहा है। और उसमें घर वाले तो बहुत ही कम होते हैं, बाहर वाले बहुत होते हैं कि सारी दुनिया को पता होता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको नहीं पता। तो क्या एआई से, इस टेक्नोलॉजी से हमारी प्राइवेसी भी खतरे में है? किस हद तक? बहुत हद तक मैम। जब जैसे अगर कोई क्राइम हुआ, सपोज करो कि किसी के साथ कोई क्राइम हुआ कि बच्चा गायब है, तो सबसे पहले हम उसकी लोकेशन ढूंढते हैं, लोकेशन पे हम ट्रैकिंग लगाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, एआई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट साथ में ये है कि आपकी प्राइवेसी भी तो जाती है। आपका जो स्मार्टफोन है, कितनी सारी एप्लीकेशन आपने स्टोर करी हुई हैं कि आप कहाँ पे किस टाइम पे बातें कर रहे हैं, किन लोगों से क्या बातें कर रहे हैं। और आजकल तो बहुत ईजी हो गया ना कि आपको सपोज करो आपने एक जैसे होता है ना, गूगल पे सर्च किया कि मेरे को साड़ी चाहिए, उस साड़ी की सारी ऐड आ जाएंगी आपके पास। कैसे? कोई तो ट्रैक कर रहा है ना आपको, यानी कि आपकी प्राइवेसी नहीं है। इसी क्रोनोलॉजी को मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है, उन्हें कैसे पता लग जाता है? और कई बार तो इनफैक्ट हमारे दिल में क्या चल रहा है, हम सैड हैं, हम हैप्पी है, हम किस मोड में हैं, कैसे, ये क्या टेक्नोलॉजी है, उन्हें पता कैसे लग जाता है? और मान लीजिए आपने कहा कि उन्हें कैसे पता कि मुझे साड़ी चाहिए या मुझे शूज़ चाहिए या मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ, ये कैसे काम करता है? जैसे आपने कुछ भी सर्च किया, कुकीज़ बन जाती हैं उसकी। ऐसे नॉर्मली तो कि आप किसी दुकान पे गए ना, तो आपके दुकान पे जाने का, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मैं इस दुकान पे गई हूँ, तो आपकी एक राह बन गई ना कि मैं इस पे, तो आपने वहाँ पे जाके क्या सर्च किया, तो वो कोई ना कोई आपकी हिस्ट्री देखी जाती है कि आप सोशल मीडिया पे किस तरीके की साइट पे जा रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, उस तरीके के डिस्काउंट कूपन, उस तरह के लुभावनी चीज़ें आपके पास आती हैं। ये बहुत ईजी तरीका है आपको ट्रैक करने का, आपकी मेंटल हेल्थ को देखने का और आपकी वनरेबिलिटी को चेक करने का, और बहुत आराम से आप टारगेट हो सकते हैं। हम तो बहुत खतरनाक जाल में हैं। इस जाल से बाहर निकलने का कोई आसान तरीका, कुछ टिप्स आप देना चाहें? सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ करिए, सिंपल तरीका ही है। जितना आप डिजिटली दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके। लेकिन सोशल मीडिया आज की तारीख में कमाई का जरिया भी बन गई है, तो लोग कैसे इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे? आप उसका पॉजिटिव तरीका है, जैसे मैं इंटरनेट पे मैंने बच्चों को बताया कि फ़िल्टर लगाइए कि किस तरीके की आप चीज़ें देखना चाहेंगे। मैं आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, तो आप वो देखिए कि आपकी स्किलिंग बढ़ेगी, किस तरीके के क्वेश्चन देखे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आप अवेयरनेस की चीज़ें देखिए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको अगर एआई से रिलेटेड चीज़ें, तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उनको देखिए किस तरीके का सीखने का तरीका है। आपको फालतू की चीज़ें क्यों देखनी है? तो वही मैं कह रही हूँ ना कि एक ऐसा फ़िल्टर, एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जिससे सिर्फ पढ़ाई की जाए और कुछ नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। अगले आने वाले 5 सालों में आप साइबर सुरक्षा का कैसा चेहरा देख रही हैं? आने 5 सालों में साइबर प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारी तैयारी तो अभी है नहीं। क्योंकि आप देखिए ना कि एजुकेशन, हम एजुकेट कहाँ कर रहे हैं बच्चों को? हमारे ऐसा सिलेबस ही नहीं है जहाँ पे सिर्फ साइबर क्राइम ही पढ़ाया जाए, साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जाए, बुलिंग ही पढ़ाया जाए, इवन सेक्स एजुकेशन नहीं है हमारे उस सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपकी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं होंगी। तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो रोज़मर्रा के बच्चों में बहुत ज़रूरी है। आपको सेक्स एजुकेशन पढ़ानी चाहिए, क्योंकि बच्चा डाइवर्ट हो रहा है। अगर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ इस तरीके से होगी, आपको पता है कि बायो की क्लास बच्चे क्यों नहीं, टीचर भी कंफर्टेबल नहीं है, बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। जो चीज़ को हम जितना ज़्यादा छुपाते हैं ना, वो उतनी ज़्यादा ना पॉपुलर होती है। कि हम इसको, बच्चों को गाइडेंस चाहिए ताकि वो गलत जगह से इंफॉर्मेशन ना उठाए, गलत जगह जाकर ना फंस जाए। क्यूरियोसिटी का कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, और टीनेजर में तो सबसे ज़्यादा है ये। तो ऐसे में देखिए, आप साइबर अवेयरनेस की बार बार बात तो कर रही हैं, लेकिन क्या इसे बच्चों से शुरू करने की आवश्यकता है, उनके पाठ्यक्रम के अंदर डाल दिया जाना चाहिए ताकि बचपन से ही उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगे, वो खुद भी बचे, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को भी बचाए और अपने पेरेंट्स को भी गाइड कर सके?
बिल्कुल मैम, क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारी ज़िंदगी में आ गया है। अगर हम इससे दूर भागते रहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हम डिजिटली चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, पर ये तो हिस्सा बन गया है ना। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फ्रॉड का बारे में पता होना चाहिए। फ्रॉड कैसे होता है ये पढ़ाना चाहिए कि साइबर क्राइम किस तरीके से होता है, औरतों के लिए कितना मुश्किल है काम करना, और औरतों के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक, उनकी फ़ोटोग्राफ किस तरीके से यूज़ हो रही है, और बच्चों के लिए कितनी बुलिंग का कितना बड़ा यूज़ है कि ये आपको ट्विटर पर लगता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी के बारे में कितनी भी अभद्र लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। पर बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि आप कुछ भी कभी भी कह नहीं सकते। आप देखिए किस तरीके के आजकल लोग लड़ाइयाँ करते हैं, तो किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनको लगता है फ़िल्टर ही नहीं है इनके मुंह में। तो आप देखिए कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के रहो। एक क्लिक से पहले, और एक वो कहते हैं ना कि एक डीप कहते हैं ना कि एक सांस लो आराम से बैठ के कि मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बुलिंग की वजह से और ट्रोलिंग की वजह से बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि लोगों ने सुसाइड तक किया है। हाँ, जब तक आप बच्चों को बताओगे नहीं कि ये बुलिंग का पार्ट है, आपको अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है यानी कि वो बुलिंग कर रहा है आपको, और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स भी डांटना शुरू कर देते हैं एक टाइम के बाद। आप बच्चों के साथ एक काउंसलर की बात करिए, उन सारी की सारी चीज़ों को यूज़ करिए कि अगर आपके माहौल कहते हैं ना कि आपके इस तरीके का माहौल है, आपके घर के अंदर है, तो आप टीचर से बात करिए। टीचर अगर आपको कुछ कहता है तो आप घर पे बात करिए। कहीं ना कहीं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए ना, पॉजिटिव एक मिडवे हमें ढूंढना पड़ेगा मैम इन सारी चीज़ों के। हाँ, ऐसे में देखिए हम यूथ की बात कर रहे हैं, हम आज की जनरेशन की लड़कियों के बारे में अगर ख़ास तौर पर बात करें तो उनकी एक फेक वीडियो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़, वो इतना डर जाती है, इतना सहम जाती हैं। आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि अगर कोई लड़की ऐसे किसी जाल में फंस जाए तो उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए? क्योंकि उनको अपने घर वालों का भी डर होता है, उनको सोसाइटी का भी डर होता है, और ऊपर से जो उनको ब्लैकमेल कर रहा होता है शख्स, उसका डर तो ऑलरेडी है ही। तो ऐसे में सुसाइड के रास्ते पर जाने की बजाय उन्हें कहाँ से मदद मिल सकती है? उन्हें आप क्या सलाह देंगे? ज़रूर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत शेयर करिए। अपने प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स तो बिल्कुल शेयर मत करिए। वो किसी के लिए भी नहीं है, वो आपके लिए भी नहीं है अच्छे कि आप उनको फ़ोन पे रखें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन छूट गया ना किसी दिन, तो कोई ना कोई उनको नेगेटिव तरीके से यूज़ कर सकता है। तो ना खींचिए अपने फ़ोटोग्राफ्स, कि लोगों को लगता है ना कि अपना सेल्फी खींच के लगा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो ये नहीं पता ना कि कल को वो इंसान आपको किस तरीके से नेगेटिवली यूज़ करे, किस तरीके से आपको परेशान करे। और बच्चों के लिए मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आपकी ये जो जनरेशन है ना, तुम पॉजिटिव मेमोरीज़ यूज़ करो, नेगेटिव मेमोरीज़ में तुम्हें क्यों जाना है, ऐसी चीज़ें तुम्हें क्यों करनी है जो आगे जाके तुम्हें परेशान करेंगी। तो वो हम एज अ पेरेंट्स समझा ही सकते हैं उनको, क्योंकि समझाना हमारा काम है। अब बाकी तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही अच्छे हैं, और पर प्रॉब्लम ये है कि वो एक कहते हैं ना कि मौलिक स्तर पे गिरते जा रहे हैं। तो वो बताना बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप काम आएंगे उस टाइम, माँ बाप और टीचर्स। बिल्कुल, एआई कितनी भी मदद कर दे, चैट जीपीटी कितनी भी हेल्प कर दे, लेकिन जो आपके पेरेंट्स आपको सिखा सकते हैं वो आपको कहीं और से सीखने को मिलेगा नहीं। और जितना कंसर्न वो दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी तो जाहिर सी बात है ऐसे कभी कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अच्छा दिव्या जी, जाते जाते एक महिला साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया और आपने उनसे क्या सीखा? बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें मैं पूरा दिन लगा सकती हूँ, पर मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि एक तो ऐसी चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आती है जिसमें तुम्हें लगता है कि ये भी हो सकता है क्या। तो एक तो तुम्हें कंज्यूम करना उस चीज़ को, और ये चीज़ें लोगों को बताना कि ये चीज़ भी है, आपको इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम चुप रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। पर आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप फंसोगे ना। अगर आप किसी से परिचित से बात कर रहे हैं, आपको घर के अंदर कोई भी परेशान कर रहा है, कोई बच्चे को कोई परेशान कर रहा है, एज अ महिला मुझे घर के अंदर लग रहा है कि मेरे साथ कोई ढंग का व्यवहार नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं आपको बोलना तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैंने सारी की सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी था, और ये बताना कि किस तरीके से आप इसको प्रस्तुत, क्योंकि लोगों का ना क्या कहते हैं ना कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक टाइम के बाद लोग बातें बताते नहीं हैं। तो ये जब मैं केसेस देखती हूँ साइबर क्राइम के, तो मैक्सिमम केसेस तो घर के ही होते हैं, घर के ही होते हैं। कहीं ना कोई तुम्हें ही ब्लैकमेल कर रहा होता है, घर का ही इंसान होता है वो, तुम्हारी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स यूज़ कर रहा होता है वो, और घर के ही लोग होते हैं इसके अंदर। तो किसी को बताना कि मेरे घर में ये चल रहा है बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं वो एक ना जैसे कहते हैं ना कि एक तुम्हें
एक ट्रस्ट तो बिल्डअप करना पड़ेगा। वो एक बहुत कहते हैं ना कि बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी स्टार्टिंग में, पर अब तो लाइक बात कर लेते हैं लोग मुझसे। पर ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब आप किसी क्राइम में फंसते हो तो बहुत मुश्किल होता है ये बताना कि मुझसे ये गलती हुई है। गलती मानना बहुत मुश्किल होता है कि मैंने ये फ़ोटोग्राफ शेयर किया, मेरे को इस तरीके से अब ये ब्लैकमेल कर रहा है, तो शेयर करना मेरी गलती थी, ब्लैकमेल करना उसकी है। तो अपनी गलती नहीं बताते लोग कि ये वाला क्राइम आपके साथ क्यों हुआ, कहीं ना कहीं तो लोग अपनी गलती नहीं बताते। तो यहाँ पे ये यूज़ होता है कि अब ये है कि बताने लगे हैं कि मैम ये हो गया और हमारे ये साथ। अवेयरनेस की वजह से हुआ है, ताकि लोगों को पता लगे फंस तो गई, लेकिन अब बाहर निकलने का तरीका क्या है हमारे पास, क्या विकल्प है हमारे पास। अच्छा, आखिरी सवाल दिव्या जी, जाते जाते कुछ यूजफुल टिप्स आज की यूथ को साइबर क्राइम से बचने के लिए, आज के सीनियर सिटीजन्स को, आजकल की महिलाओं को क्या कहेंगे? सबके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इसमें आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कभी भी अपना फ़ोटोग्राफ मत लगाइए कि आई एम गोइंग आउट विद माई फैमिली फॉर 2 days। यानी कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं किस जगह पे जा रही हूँ, मेरा घर खाली है और किन किन बच्चों के साथ जा रही हूँ। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, मुझे लगता है कि ये तो कभी फ़ोटोग्राफ आपको डालना, आप उसके 3 महीने बाद डाल दीजिए। आपको लगता है सोशल मीडिया यूज़ करना, आप 3 महीने बाद डालिए। ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और साथ में ना, आप अपना कभी भी अपने बच्चे का फ़ोटोग्राफ मत डालिए कि स्कूल के सामने, स्कूल की ड्रेस में। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि आपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि कौन से स्कूल में है, कौन सी क्लास के अंदर है, कौन से बच्चे के नाम, कोई भी जाके उसको बोल सकता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के नाम से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई अब तो। AI की वजह से आपकी कहते हैं आवाज़ भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं और किसी तरह आपके फ़ोटो भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। बच्चे के पास फ़ोन पहुंचे उसकी माँ की आवाज़ में, वो बुलाए और बच्चा उस चक्कर में फंस जाए। बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये वाली चीज़ें तो आप बिल्कुल मत करिए। अपने प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स मत शेयर करिए। अपना पासवर्ड हमेशा 2-वे ऑथेंटिकेशन के साथ रखिए कि मेरे को अगर मेरा फ़ोन अगर खो गया है तो मेरे पास ईमेल आईडी हो, कि कोई मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा है, ईमेल आईडी हो। और अपने ना फ़ोन पे हमेशा बैंक में जाइए। अगर आपका फ़ोन से अगर कोई पब्लिक ट्रांजैक्शन कर रहा है तो मैं दिन के अंदर 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करती, या आप लिमिट लगवाइए उसके अंदर। 1 लाख और 5,000 में बहुत डिफरेंस है। आप जाइए कि मेरा खर्चा ही इतना है दिन का, मैं 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करती, आप लिमिट लगाइए जाके। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपने बताई है, ये इससे तो मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगी, ताकि अगर मेरा कोई कार्ड चुर जाए, कहीं खो जाए, कोई उसे चोरी कर ले, कोई उसका मिसयूज़ करने की कोशिश करे, तो कम से कम मैं बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मेरा खर्चा दिन का इतना है, इससे ज़्यादा अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है मेरे आईडी से तो इसका मतलब है वो प्रॉब्लमेटिक है। वो एक लिमिट आ जाती है हमेशा कि इतना तो कर ही नहीं सकते आप। 5,000 से ज़्यादा आपकी लिमिट ही नहीं है। 75 आवर्स में इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि अगर आप सिम किसी दूसरे फ़ोन पे डालते हैं तो सिम के अंदर एक लिमिट आती है कि आप 5,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्ट ही नहीं कर सकते एक दिन में। 75 आवर्स के बाद ही होगा। यानी कि आपके पास 2-3 दिन हो गए, अगर आपका किसी ने फ़ोन चुराया भी, आपको पता भी नहीं है, तो वो 5,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस लेना हमें हमारे पार्ट पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और साइबर क्राइम से जुड़े हुए इन सारे सवालों पर इतना एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।